हेलो एवरीवन, माई सेल्फ करिश्मा। तो आज हम करने वाले हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर और क्वेश्चंस PYQs। ठीक है, तो ये PYQ उठाने का मेन पर्पस ये है कि जो मैंने पार्ट 1 में जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो मिसिंग हैं पार्ट 1 में, उनके बारे में हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। मैं उन टर्म्स को अलग से डिफाइन नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जब जब क्वेश्चन में जो भी टर्म आएगा हम उसको प्रॉपर डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि V कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, V बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस जो कंसिस्ट कर रहा है एक पॉलिनोमियल को। ठीक है, जो इस ऐसे डिफाइन है कि क्लोज इंटरवल 0 1 2 R। ठीक है, तो V जो पॉलिनोमियल कंसिस्ट कर रहा है वो इस फॉर्म में है, Px इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, मतलब लीनियर फॉर्म में है। विद द इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइंड बाय, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो इस तरीके से डिफाइन है कि जिन पी क्यू का हमें इनर प्रोडक्ट निकालना है उन दोनों का इंटीग्रेशन 0 to 1 प्रोडक्ट ऑफ पी एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, जहाँ पे पी क्यू वी से बिलोंग करेंगे और हमें ये बताना है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ऊपर वाली। अब हमें ये बताना है कि क्या एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वी, इनमें से कौन सा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आया है ऑर्थोनॉर्मल, तो हमें पता होना चाहिए ऑर्थोनॉर्मल क्या होते हैं। ठीक है, या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, तो नॉर्मल बेसिस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वेक्टर स्पेस में हमने बेसिस के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्मल मतलब बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर किसी बेसिस UV कोई टर्म है जो कि बेसिस है, उसको हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाना है, तो क्या होना चाहिए कि पहला तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, दूसरा उनका नॉर्म ऑफ U1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, हिंट कि ये आपको अलग से नोट करके अपने नोट्स जहाँ भी बना रहे होंगे आप इसको अलग से नोट करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशंस हैं, ये क्वेश्चन में यूज़ होंगी। बार बार क्वेश्चन के थ्रू नहीं देखना, एक बार मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट में क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी। ठीक है, ओके। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो गिवन है ये सारे बेसिस हैं। ठीक है, ये 1x ये सारे बेसिस ऑफ V हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनेगा। ठीक है, तो हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस का ज़्यादा आइडिया है, तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑप्शन ए है 1, तो हम 1 को ट्रीट करेंगे एज P और x को ट्रीट करेंगे एज Q, और रखेंगे हम गिवन डिफाइंड इनर प्रोडक्ट स्पेस में। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा 0 to 1, यहाँ P का काम कर रहा है 1 इंटू यहाँ पे Q का काम कर रहा है x dx। PQ जब 0 आएगा तब हम आगे प्रोसीड करेंगे कि ऑर्थोनॉर्मल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो PQ इक्वल टू 0 to 1 इंटू x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² 2, और 0 से 1 सॉल्व करने पर बनेगा 1/2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन डायरेक्ट डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि अगर एक भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी, दोनों फुलफिल होगी, तभी हम कहेंगे कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनने जा रहा है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे पहली ही प्रॉपर्टी डिस्कार्ड हो गई, तो इसका मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं है। इसी तरह हम ऑप्शन बी चेक करेंगे, इसके लिए 0 to 1 P का काम करेगा 1, x√3 Q का काम करेगा तो x√3 एज इट इज और dx। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे x² 2, मतलब 1/2 इंटू √3, ये भी 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये भी डिस्कार्ड, ये भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं बनाएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी इधर देख लेते हैं क्या है। 0 to 1, यहाँ पे P का काम कर रहा है 1, Q का काम कर रहा है 2x - 1 √3। ओके, 2x - 1 √3 dx। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, √3 हम बाहर कर लेंगे। ठीक, 2x का हो जाएगा x² 2, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स x² -1 का हो जाएगा x। 0 to 1 इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 0 रखेंगे तो 0 - 0, तो इसका मतलब ये ओवरऑल 0 आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी तो फुलफिल कर रहा है, अब दूसरी भी चेक करना है। ठीक है, तो दूसरी चेक करने से अच्छा है पहले हम ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या काम कर रहा है, ये डिस्कार्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये डिस्कार्ड हो जाएगा तो इसका मतलब यही ऑप्शन बचेगा। ठीक है, नहीं होता है तो हम सोचेंगे, तो डी ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें हम 0 to 1 x - ½ dx, क्योंकि P का काम करेगा 1, Q का काम करेगा x - ½ इसको सॉल्व करेंगे तो x² 2, ठीक है, -½ x, 0 से 1 तक इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, तो लिमिटिंग वैल्यू होगी 0 to 1, तो 1/2 -1/2, अगर 1 रखेंगे तो 0, और 0 - 0 0,
ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो दोनों में फुलफिल हो रही है, 1 माइनस इस वाले में भी इस वाले में भी, तो यहाँ से तो हम नहीं कहेंगे कि डिस्कार्ड हो रहा है। ठीक है, अब हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी चेक करेंगे, इनका u का नॉर्म 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, तो हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के फर्स्ट कंडीशन से 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन, 2 ऑप्शन अभी भी रह रहे हैं, अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा रह रहा है, कौन सा डिस्कार्ड हो रहा है। ठीक है, नॉर्म ऑफ u इक्वल्स टू 1, नॉर्म ऑफ u को अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस में डिफाइन करना होगा, सॉल्व करना होगा, तो कैसे करेंगे, u इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ u 1 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये दोनों ऑप्शन रह रहे हैं तो हम a1 को ही 1, मतलब p और q दोनों ही 1 होंगे, p और q दोनों 2x माइनस 1 रूट 3 होंगे, दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करना है। अगर दोनों 1 वैल्यू दे रहे हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले 1 सॉल्व करते हैं, 1, 1। ठीक है, तो 0 to 1, 1 into 1 1 dx, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो 1 वाला तो कर रहा है। अब 2x माइनस 1 रूट 3 कॉमा 2x माइनस 1 रूट 3, ये सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 0 to 1 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 dx। ठीक है, ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 कर लेंगे बाहर कॉमन, 0 to 1। ओके, अब हम 2x माइनस 1 का स्क्वायर dx ओपन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 2x का स्क्वायर इट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2 2 4x dx। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3, 3 इंटू 4/3 फर्स्ट वाला प्लस 3, ओके, माइनस 4 इंटू 1/2 मतलब 4/2, 2 2 4, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, ओके, 4 3। सॉल्व करते हैं, बस ये इंटीग्रेशन करना है हमें सही तरीके से। वेट, ओके, इसका हो जाएगा x³/3, तो 3 से 3 कैंसिल, x³/3 का हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1 0 से 1, तो 4/3 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 x हो जाएगा, तो 4/3 माइनस 1, ओके, 3 हम बाहर ही रखते हैं, क्या बन जाएगा 4/3, ओके, प्लस ये बन जाएगा 1 माइनस 4 x²/2, इट मीन्स 1/2। क्लियर, ठीक, 2 2 4, 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, इट मीन्स 4/3 माइनस 1, और कॉमन क्या है 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 4 माइनस 3 से मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये हम सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि 1 को एज अ यू मतलब नॉर्म ऑफ यू निकालते हैं तो वो भी 1 है, नॉर्म ऑफ 1 निकालते हैं तो वो भी 1 है, नॉर्म ऑफ 2x माइनस 1 ऑफ रूट 3 निकालते हैं, ये भी 1 है। इट मीन्स ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन सी वाला जो बेसिस है ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएगा। इसी तरह ऑप्शन डी चेक करना है हमें कि नॉर्म ऑफ 1 तो बनाएगा, इस वाले टर्म को चेक करना है कि नॉर्म ऑफ x माइनस हाफ बी क्या 1 आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो ये भी बेसिस बनाएगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो हम देखेंगे कि ये नहीं बनाएगा, ऑप्शन सी ही ट्रू होगा, लेकिन आपको ये आपका वर्क है कि ये वाला ऑप्शन आप खुद करके देखें कि ये कैसे नहीं बनाएगा। जैसे मैंने ये सॉल्व किया है सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है कि एक बार नॉर्म ऑफ 1 निकालना है जो कि 1 ही आएगा, दोनों में ही सेम है, ये वाले टर्म डिफरेंट है तो आपको ये वाले टर्म के लिए चेक करना जैसे मैंने ये वाला टर्म किया है। ओके, ठीक है। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में सीखा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी आएगा तो हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की कंडीशन जान रहे होंगे कि हाँ हमें कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मांग रहा है। ओके, यहाँ पर क्या है कि कंसीडर R³ विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लेट W बी द सब स्पेस ऑफ R³ बाई 1 0 - 1, ठीक है। Which of the following is the basis for the orthogonal complement of W? ओके, देखो क्वेश्चन क्या है कि W कोई सब स्पेस है, ठीक है, और इस तरह से डिफाइंड है 1 0 - 1 से, मतलब इसका बेसिस 1 0 - 1 है, वो 1 डायमेंशन का है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएगा, ठीक है, इनमें से।
तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कौन बना सकता है, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ W और W ऑर्थोगोनल हमेशा 0 होता है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज क्या कि डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W ऑर्थोगोनल, डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W ऑर्थोगोनल डायमेंशन ऑफ V के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि अगर डायमेंशन ऑफ V यहाँ पर R3 मतलब 3 है, V का डायमेंशन क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 है, और W डिफाइंड है 1 0 -1 से। ठीक है, तो W का डायमेंशन है 1 0 मतलब 1 1 0 -1, एक से डिफाइन है ना, एक टपल से डिफाइन है ना, तो इसका 1। तो डायमेंशन ऑफ W ऑर्थोगोनल कितना होगा, ऑफ कोर्स 2 होगा, रैंक नलिटी थ्योरम से। ठीक है, तो हम कौन सा ऑप्शन डायरेक्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा बेसिस में एलिमेंट होंगे। ठीक है, ओके, तो हम चेक करते हैं, इसमें 3 हैं, 1 2 3, तो 3 टपल तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 3 का मतलब कि फिर W में कुछ नहीं होना चाहिए था, है ना, 0 होना चाहिए, तो सारा W ऑर्थोगोनल में चला जाता। लेकिन यहाँ पर तो दोनों का अगर हम रैंक नलिटी थ्योरम के थ्रू चलें तो ये 3 एक में ही आ गए, जबकि डायमेंशन ऑफ W ऑर्थोगोनल यहाँ से हमने इम्प्लाई किया कि डायमेंशन ऑफ W ऑर्थोगोनल आएगा 2। इसका मतलब हमें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बेसिस का पता करना है, ऑर्थोगोनल बेसिस कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि बेसिस में 2 एलिमेंट होने चाहिए, तो किसी भी बेसिस में 3 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते। तो ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट डिस्कार्ड हुआ, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट थे, तो 2 से ज़्यादा तो आने ही नहीं है। ओके, आने कितने चाहिए, 2, लेकिन ये नहीं कि जिसमें भी 2 आएंगे वो हो ही जाएंगे। अब बेसिस की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। बेसिस की कंडीशन ये होती है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, जितने भी वेक्टर्स हों वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो अब हम चेक करेंगे जिनमें हम पता करने जा रहे हैं कि वो ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले चेक करो वो बेसिस भी हैं कि नहीं है। तो 1 0 1 0 1 0, तो हाँ ठीक है, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 1 0 1 1 नहीं दिख रहे हैं, तो पता होना चाहिए हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से, लीनियर कॉम्बिनेशन हेल्प से चेक करते हैं ना, कि अल्फा टाइम्स ये u प्लस बीटा टाइम्स ये v इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, जिसमें से अल्फा बीटा 0 आएगा, तो ये बनेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ये आपका काम है चेक करना, क्योंकि तो बिल्कुल इनिशियल वेक्टर स्पेस में करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो हाँ, अभी ये पॉसिबिलिटी है कि ऑर्थोगोनल बेसिस बन सकते हैं, क्योंकि ये बेसिस हैं। अगर वो बेसिस ही नहीं होंगे तो डायरेक्ट डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल क्या कोई भी बेसिस नहीं बनेंगे वो। अच्छा, 2 1 2 4 2 4, 2 1 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर v इक्वल्स टू अल्फा u है, ठीक है, तो इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट कहे जाते हैं। तो यहाँ पे 2 1 2 4 2 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स 2 1 2, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। इट मीन्स ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी डायरेक्ट गया, क्योंकि ये बेसिस ही नहीं है, तो ऑर्थोगोनल बेसिस क्या ही बनाएंगे। ओके, अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब 2 ऑप्शन को प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, डिस्कार्ड नहीं कर सकते, हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सॉल्व करते हैं। W क्या गिवन है अपना, 1 0 -1। ठीक, 1 0 -1, और W ऑर्थोगोनल हम किसको कंसीडर करने जा रहे हैं, ऑप्शन 1 से अगर हम कंसीडर करें तो 1 0 1 और 0 1 0 को बोलने जा रहे हैं कि ये ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएंगे। तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनका W और W ऑर्थोगोनल का इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो 1 0 -1 को पहले इसके साथ चेक करेंगे। ठीक है, 1 0 -1 1 0 1 के साथ चेक करेंगे, और ये 0 आना चाहिए। तो चेक करो, 1 1 जा 1 1 प्लस 0 0 0 जा 0 0 -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 1 -1 0। ठीक है, ये पहले के साथ तो ऑर्थोगोनल हो रहा है, क्योंकि इसका इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब दूसरे के साथ चेक करते हैं इसी तरह। तो दूसरे के साथ चेक करेंगे तो 1 0 -1 और 0 1 0। ठीक है, इसको चेक करो तो 1 0 था 0, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई एंड फिर सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई एंड ऐड, 1 0 जा 0, ओके, प्लस 0 1 जा 0 0 प्लस -1 0 जा 0, तो सारे 0 हो गए, तो ये भी 0। इट मीन्स कि हाँ, ये ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएंगे, क्योंकि ऑर्थोगोनल बेसिस के लिए 2 ही कंडीशन थी कि पहले तो वो खुद बेसिस होना चाहिए, और जो हमें गिवन है W उसके साथ इसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए,
ऑर्थोगोनली कनेक्टेड होने चाहिए। ऑर्थोगोनली कनेक्टेड का मतलब कि उनका इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो फर्स्ट केस के लिए ऐसा हो रहा है। अब सेकंड केस के लिए आपका काम है कि ऐसे ही 1 0 -1 को 1 2 1 के साथ इनर प्रोडक्ट करा के देखोगे और 1 0 -1 को 0 1 1 के साथ इनर प्रोडक्ट करा के देखोगे। अगर ये दोनों 0 हो रहे हैं तो ये इनर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल बेसिस पे डिपेंड क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हमने ऑर्थो नॉर्मल पर डिपेंड क्वेश्चन देखा था। तो ये एक एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें कलेक्ट करके चलना है, जो इनर प्रोडक्ट और इन सब में मर्ज हैं। ठीक है, इनको अलग से नहीं कराया जाता, ये इनर प्रोडक्ट में ही करा दिए जाते हैं कि आप जब भी क्वेश्चन करें तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इनको ध्यान रखें कि हाँ ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये ध्यान में रखते हुए ही करना है। ओके, थैंक यू। ओके, तो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें हम ईच ऑप्शन वेरी क्लियरली डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है कि लेट u v w be vectors in an inner product space V satisfying norm of u equals to 2, norm of v equals to 2, norm of w equals to 2. ओके, एंड u v inner product of u v 0 है, inner product of u w 1 है एंड inner product of v w -1 है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद हमें हर ऑप्शन अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये बस इन्फॉर्मेशन यूज करनी है हर ऑप्शन में और देखना है कि जो भी ये बोल रहा है ऑप्शन बाय ऑप्शन ये सही है या नहीं। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि नॉर्म ऑफ u इक्वल्स टू 2, नॉर्म ऑफ v इक्वल्स टू 2, नॉर्म ऑफ w इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। नॉर्म ऑफ u इक्वल्स टू होता है, नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इक्वल्स टू होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u। अगर हम इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u की वैल्यू निकालेंगे तो नॉर्म ऑफ u की वैल्यू है 2, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, ऐसे ही इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ w कॉमा w, इन दोनों की भी वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है कि u v की वैल्यू 0 है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस सिमेट्रिक होता है। तो u v 0 है तो v u भी 0 होगा, u w 1 है तो w u भी 1 होगा एंड v w -1 है तो w v भी -1 होगा। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ये हमने कंसीडर कर ली। अब हम ऑप्शन ए से प्रोसीड करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, नॉर्म ऑफ w प्लस v माइनस u की वैल्यू 2√2 है कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करेंगे तो इसके बारे में नॉर्म ऑफ यू को तो मतलब नॉर्म ऑफ समथिंग के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन नॉर्म ऑफ समथिंग का स्क्वायर हम चेंज कर सकते हैं इनर प्रोडक्ट में। तो ठीक है, हम स्क्वायर से स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्म ऑफ w प्लस v माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ w प्लस v माइनस यू कॉमा w प्लस v माइनस यू। ओके, अब हम इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो हो जाएगा नॉर्म ऑफ w कॉमा w। पहले फर्स्ट उठाएंगे, ठीक है, इसको हम पहला कंसीडर करते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, फर्स्ट उठाएंगे और इसके तीनों के साथ हम करेंगे। इसको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू, फर्स्ट का सेकंड के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू वी, फर्स्ट का थर्ड के साथ करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा डब्ल्यू यू। ओके, अब सेकंड का फर्स्ट के साथ करेंगे तो वी डब्ल्यू। ओके, सेकंड का सेकंड के साथ करेंगे तो वी वी। ओके, अब सेकंड का थर्ड के साथ करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा v कॉमा u। ओके, अब माइनस बाहर कर लेंगे थर्ड में, माइनस बाहर। ओके, यू थर्ड का फर्स्ट के साथ तो यू डब्ल्यू। ओके, माइनस चल ही रहा है बाहर, यू वी। ओके, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा यू यू। ओके, अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया था यू यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहां से हम लिख देंगे 4 प्लस डब्ल्यू वी वी डब्ल्यू की वैल्यू -1 है तो डब्ल्यू वी की भी वैल्यू -1 होगी, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस में सिमेट्री फॉलो होती है। तो डब्ल्यू वी की वैल्यू हो जाएगी -1, तो यहां हम लिखेंगे -1। डब्ल्यू यू यू डब्ल्यू की वैल्यू 1 तो डब्ल्यू यू की भी वैल्यू 1 ही होगी, माइनस ऑलरेडी था तो यहाँ -1 प्लस वी डब्ल्यू की वैल्यू -1, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो -1 प्लस वी वी की वैल्यू 4 माइनस वी यू वी की वैल्यू 0 है तो वी यू भी 0 होगा। ओके, माइनस यू डब्ल्यू की वैल्यू है 1 तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यू वी की वैल्यू 0 प्लस यू की वैल्यू 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कर लेते हैं। 4 4 8 4 12 माइनस 1 2 3 4 12 माइनस 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है,
हम नॉर्म ऑफ डब्ल्यू प्लस वी माइनस यू का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 8 आया। हमें चाहिए क्या, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू प्लस वी माइनस यू चाहिए, तो हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा एंड 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। ओके, तो यस ऑप्शन ए इज ट्रू, हमने प्रॉपरली सॉल्व करके देख लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि हमें एक सेट बना के दिया गया है। क्या है ये, हाफ यू हाफ वी, और पूछा जा रहा है कि क्या ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ अ 2 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ वी है कि नहीं। ठीक है, तो हाफ यू हाफ वी सबसे पहले क्या चेक किया जाता है कि ये खुद इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो हाँ ठीक है, यू भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो उसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ स्केलर कुछ मल्टीपल भी होगा तो भी वो इंडिपेंडेंट ही है। तो हाँ, ये बेसिस का काम तो कर रहे हैं। अब नॉर्मल बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनने के लिए क्या लगता है कि फर्स्ट चीज कि जिस भी सेट यू वी को हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोलने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कि उसका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। सेकंड कि नॉर्म ऑफ यू इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, तो हम अप्लाई करके देखते हैं। क्या है, हाफ यू हाफ वी, तो हो जाएगा इनर प्रोडक्ट, पहला हम लगा के देख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन हाफ यू हाफ वी इक्वल्स टू, इसका 1/2 इसका 1/2 बाहर आएगा तो 1/4, अंदर बचेगा यूवी की वैल्यू 0 है तो अल्टीमेटली ये 0। तो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि इसका इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन होती है चेक करना कि इसका नॉर्म 1 आना चाहिए। तो हाफ यू का नॉर्म चेक करो, फिर हाफ वी का नॉर्म चेक करो, हाफ यू। ठीक है, ओके, तो नॉर्म का स्क्वायर क्या होता है, नॉर्म का स्क्वायर होता है हाफ यू कॉमा हाफ यू, है ना। नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/4 हो जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा यू कॉमा यू, और इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू की वैल्यू भी हमने निकाली थी, कितनी थी 4, तो 1/4 इंटू 4 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1। एज इट इज हम नॉर्म ऑफ हाफ वी निकालेंगे, वो भी बनाएगा। इसका नॉर्म ऑफ हाफ यू का स्क्वायर 1 है, नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर √1 तो 1 ही आएगा। तो ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू। ओके, अब हम ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी में क्या है, ऑर्थोगोनल के बारे में बात करना है। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल में एक कंडीशन, ऑर्थोगोनल क्या होता है कि ऑर्थोनॉर्मल में पहली कंडीशन रहती है जो, उसे ही ऑर्थोगोनल कंडीशन कहते हैं। तो जब इसको चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं, तो बस इसमें ऑर्थोनॉर्मल वाली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसमें क्या है, W, 4u माइनस डब्ल्यू, इसका इनर प्रोडक्ट अगर हम 0 दिखा पा रहे हैं, इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, हम चेक करते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 4 बाहर आएगा, अंदर बचेगा W, माइनस बाहर आएगा, अंदर बचेगा W। ठीक है, 4W, U, W की वैल्यू 1 है तो W, U की भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस में सिमेट्री फॉलो होती है। तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, माइनस W की वैल्यू मैंने बताई थी 4, तो 4 - 4 0। ठीक है, क्योंकि इनका इनर प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसलिए ये ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है, इसलिए ऑप्शन सी इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन डी में क्या है कि क्या यू वी डब्ल्यू आर नेसेसरली लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, अभी हमने चेक किया कि यू वी डब्ल्यू ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो जो भी ऑर्थोगोनल के सेट होते हैं, सेट में जितने भी एलिमेंट आ रहे होते हैं वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऑर्थोगोनल के सेट में UVW है, इसलिए UVW आर नेसेसरली लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस तरह ये ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन में सोचना है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है बस वो पुट करते जाना है। जंबल नहीं होना है कि हाँ कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बस जो भी क्वेश्चन है उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता है वहां से प्रोसीड करना स्टार्ट करो, अपने आप से सॉल्व होता चला जाएगा। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, लेट बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल्स t, वेरिएबल t में है ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2। एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2 जिसका वेरिएबल t यूज करेंगे, ठीक है, ओवर r सॉरी, एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस on B is defined by inner product of fg equals to integration 0 to 1 ft gt dt for fg belongs to B. Okay, let W equals to span of 1 minus t square 1 plus t square
and W orthogonal with the orthogonal complement of W in V, then which of the following conditions is satisfied for all H belongs to W orthogonal। हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे बात की जा रही है for all H belongs to W orthogonal, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या क्या है कि एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 का जिसका वेरिएबल है t, तो उसका बेसिस क्या होगा, बेसिस क्या होगा डिग्री एट मोस्ट 2 वाले का, डिग्री वेरिएबल t में 1 t स्क्वायर, ये इसका बेसिस होगा। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन का इतना यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, डिग्री एट मोस्ट 2 और वेरिएबल t है। तो उसके बाद क्या कहा गया है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस इस तरह से डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ टी इंटू जी टी डी टी, इस तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, ठीक है। और क्या गिवन है? W गिवन है। W कहाँ से स्पैन हो रहा है, किससे? 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर से W स्पैन हो रहा है, ठीक है। और W ऑर्थोगोनल इसका ऑर्थोगोनल है, तो हमें बताना है कि किस केस के लिए फॉर ऑल H बिलोंग्स टू W ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। हम अब ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अपना W क्या गिवन है। W गिवन है स्पैन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें W ऑर्थोगोनल निकालना है कि किस केस में ऑलवेज फुलफिल होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि जब हम H इवन ले लें तो क्या इवन वाले केस में फॉर ऑल H बिलोंग्स टू W ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। H हमें उठाना कहां से है? यहाँ से, क्योंकि ये W यहाँ से स्पैन हो रहा है, ठीक है। W ऑर्थोगोनल और W दोनों यहाँ से स्पैन हो रहा है, जिसमें से एक इंडिविजुअल बता दे कि पर्टिकुलर W यहीं से स्पैन हो रहा है। W ऑर्थोगोनल इसमें से कुछ और हो सकता है, तो हम चेक करेंगे कौन सा हो सकता है बाई ऑप्शन। ऑप्शन ए में क्या है कि अगर हम H को इवन ले लेते हैं तो क्या हमेशा जो H हम इवन लेंगे वो W ऑर्थोगोनल में बिलोंग करेगा। तो W ऑर्थोगोनल में बिलोंग करने के लिए क्या इनका इनर प्रोडक्ट चेक करेंगे, है ना। ऑर्थोगोनल W ऑर्थोगोनल का इनर प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो अगर हम H को इवन ले रहे हैं, कोई भी H इवन मान रहे हैं, तो इसका इसके साथ ऑर्थोगोनल 0 आना, सॉरी इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, क्योंकि ऑर्थोगोनल की कंडीशन ही यही है, ठीक है। इसने कहा कि H कोई इवन लो, लेना कहां से है? इसमें से लेना है हमें, ठीक है। तो इवन लेना है तो टी स्क्वायर लेना पड़ेगा, है ना। तो हमने ले लिया कि मान लो अपना कोई इवन फंक्शन h ऑफ t क्या है? टी स्क्वायर है, ठीक। और एक यहां से उठाना है, क्योंकि हमें W ये ऑर्थोगोनल अगर हमें चेक करना है कि W ऑर्थोगोनल का एलिमेंट होगा, ये W का है, और इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। इन दोनों का और इन दोनों का, मतलब दोनों एलिमेंट्स के साथ इसका इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह देंगे क्या कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर ऑल H बिलोंग्स टू W ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या ट्रीट करेंगे कि टी स्क्वायर एफ की तरह काम कर रहा है और 1 माइनस टी स्क्वायर या 1 प्लस टी स्क्वायर जी ऑफ टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी, जहां पे हम एफ को चाहे ये मान लो चाहे जी को ये मान लो, इन दोनों के साथ इन दोनों का इनर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। निकाल के देखते हैं, एक एक का निकाल के देखते हैं। अगर एक में भी इनर प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे कि ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। पहले के साथ चेक करके देखते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको हमने मान लिया एफ ऑफ टी, और इवन लेना था तो जी ऑफ टी की जगह पे हम टी स्क्वायर लेंगे और डी टी, और इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या ये 0 हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो हम दूसरा ऑप्शन फिर से चेक करेंगे, और फिर दोनों केस में अगर हो रहा होगा तो हम कह देंगे कि ऑप्शन ए इज ट्रू, ठीक है। पहला ही कंडीशन चेक करके देख लेते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4 डी टी। अच्छा, हम इसलिए इसको सिंपली इसमें प्रोडक्ट इसलिए करा लेते हैं क्योंकि फिर इंटीग्रेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। अब टी स्क्वायर का करेंगे तो टी क्यूब बाई 3 इट मीन्स 1 बाई 3 माइनस टी टू दी पावर 5 बाई 5 इट मीन्स 1 बाई 5। कैसे भी कर लो तो ये सॉल्व करके 0 तो नहीं आएगा। 5 माइनस 3 2 बाई 15 इसकी वैल्यू आएगी, है ना। 2 बाई 15 0 के बराबर तो है नहीं है ना। तो हम ये कह देंगे कि ये तो काम नहीं कर रहा है कि एच अगर इवन है तो सारे एच ऐसे ऑर्थोगोनल में जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि इनका इनर प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है। 0 आना चाहिए था अगर हम इसको ऑर्थोगोनल बोल रहे थे तो इनका इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए था। और सिर्फ इसके 0 आने से काम भी नहीं होता, इसका 0 आना चाहिए था। उसके बाद इसी टी स्क्वायर को इसके साथ भी चेक करते 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ। अगर दोनों के साथ 0 आ जाता तब हम कहते थे कि यस फॉर ऑल H बिलोंग्स टू W ऑर्थोगोनल में H इवन होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है तो हम इसको
नहीं बोलेंगे कि ऐसा होगा। ओके, अब हम सेकेंडली देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी के लिए हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में गिवन है कि अगर हम एच ऑफ टी को ऑड ले लेंगे तो क्या फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू डब्ल्यू ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में हम एच ऑफ टी को टी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर हम एच ऑफ माइनस टी करते हैं तो माइनस टी बाहर आता है, तो ये ऑड फंक्शन है। अब इतना तो पता होना चाहिए कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होते हैं। तो ये मैंने ऑप्शन बी के लिए ऑड फंक्शन एच ऑफ टी इक्वल्स टू टी लिया। सेम काम करना है कि जो W है, अगर हम इसको W ऑर्थोगोनल बोलने जा रहे हैं तो W के एलिमेंट्स के साथ इसका इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी डी टी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 0 to 1 टी माइनस टी क्यूब डी टी, टी का हो जाएगा 1/2 माइनस टी टू द पावर 4/4, इट मीन्स 1/4। 1/2 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 2/4, इट मीन्स 1/2। 0 तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए ये दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, इवन फंक्शन भी हमने चेक करके देख लिया कि फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू डब्ल्यू ऑर्थोगोनल इवन वाले नहीं जाएंगे, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू डब्ल्यू ऑर्थोगोनल में ऑड वाले फंक्शन भी नहीं जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या एच ऑफ टी इक्वल्स टू 0 हैज अ रियल सॉल्यूशन, कि क्या एच ऑफ टी इक्वल्स टू 0 के पास रियल सॉल्यूशन है। पहले ऑप्शन डी देख लेते हैं कि क्या एच ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा। यहीं पे देख लो, अगर जब हमने एच ऑफ टी इक्वल्स टू कुछ 1 प्लस टी स्क्वायर मान लो, तो क्या वो हमेशा 0 हो रहा है? यहीं पे सॉल्व करके देखो, ये वैल्यू कुछ अलग आ रही है ना 1/2 करके, तो नहीं, ये वाला ऑप्शन तो नहीं सही है, डी वाला, क्योंकि हमेशा तो 0 नहीं हो रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब जब 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो ही गए तो एक तो सही होगा ही, चाहे वो मल्टीपल सेलेक्टिव ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेस और उसके पीवाईक्यूज। अब आप फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करें। एक वो वाला टाइप जरूर कर लें आप जिसमें हम चेक करते हैं कि अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स 0 है तो वो पक्का एक्स 0 होगा, तभी हम उसे इनर प्रोडक्ट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। वो एक ऑप्शन है, ट्रेस वगैरह वाले क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। नहीं होता है फिर मैं ऐसे ही किसी दिन टाइम निकाल के उसके भी 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल ये बस लैंग्वेज समझना थोड़ा मुश्किल होता है, अदरवाइज क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। जो हमें आता है उतने में ही तो करेंगे, कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा। तो इनर प्रोडक्ट टफ नहीं है, उसकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में फॉर्म होकर क्वेश्चन आता है ना, वो टफ होता है। तो हमें लैंग्वेज से नहीं डरना है, बस हमें सॉल्व करना है, कोशिश करनी है। हाँ, और कोशिश करने से हो जाएंगे ऑप्शन। एक हो गया, जब हमने एक ऑप्शन में दिमाग लगा लिया तो ऑब्वियसली दूसरा लग जाएगा, फिर तीसरा तो हमें पता ही है, जो हमेशा थोड़ी ना 0 हो रहा है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो किसी केस में तो 0 हो रहा है, लेकिन हमेशा 0 नहीं हो रहा है। ओके।